Hello students, welcome to Pradis Institute of Education and welcome back to our Exampur series. Exampur में हम कर रहे हैं आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन. So, introducing myself, I am Rushali ma'am and I will be teaching you chemistry for your class 10th board examination. So, हमने अपनी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है. हमने उसकी समरी कवर की और सारे मार्क टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर किए. 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क एंड 5 मार्क क्वेश्चन. मतलब जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते थे प्रोबेबल क्वेश्चंस, वो सारे हमने सॉल्व करके देख लिए. इससे हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए और चैप्टर कंप्लीटली प्रिपेयर हो गया. अब हमने अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था और इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हमने पूरे चैप्टर की समरी कवर कर ली है. अब आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मूव करेंगे और आज हम देखेंगे सबसे कम मार्क्स के क्वेश्चन, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चंस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर के बीच से आते हैं, है ना. तो कुछ भी पूछा जा सकता है. एक बार एनसीईआरटी बहुत थरली रीड करनी है और उसके बाद मेरे जो समरी वाले दोनों लेक्चर्स हैं उनको बहुत अच्छे से देख लेना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. और फिर क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करेंगे ही. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट आवर प्राडिस एजुकेशन ऐप. तो प्राडिस एजुकेशन का जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर या iOS से डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं फ्रॉम KG टू क्लास 10th एंड फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th दोनों का कोर्स इन जस्ट 9,999 रुपीज. तो 9,999 के मिनिमम प्राइस में आप फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12th कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. आफ्टर परचेसिंग द कोर्स वी गिव यू certain facilities like we provide you classroom videos, 3D videos, lecture videos, smart board videos, recent live lectures, content, free solutions, practice test, worksheets and doubt session, that too from the teachers that are teaching you in the application. तो कोई भी नया आपको आपके डाउट क्लियर नहीं करेगा. जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है वही आपके डाउट्स भी क्लियर करेगा. ओके, so this is our contact information. You can contact us and do download the Pradis Education app. Now starting with our lecture, welcome you all in the chemistry lecture series. We have completed 1 chapter, that is chemical reaction and equation, and we are in our second chapter, that is acid basis and salt. Acid basis and salt की हमने पूरी summary देख ली है and this is the third lecture of this chapter. आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. 1 मार्क का क्वेश्चंस जो आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, इस बार 20 MCQs पूछे जाने वाले हैं. तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चलो देखते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, किन किन टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें टैकल कैसे करना है. सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Our first question is saying sodium carbonate is a basic salt because it is a salt of. तो हमें एक सॉल्ट का नाम दिया हुआ है, that is सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट जैसे ही हमने सॉल्ट का नाम पढ़ा, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है. तो सोडियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है, हमसे बोला गया है कि ये एक बेसिक सॉल्ट है. इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी है. तो हमें पता है कि बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है. बेसिक सॉल्ट हमेशा तब बनता है जब एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करें. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक बेसिक सॉल्ट. अब ये तो जनरल इन्फो हो गया. इसी इन्फो से हमारा आंसर सॉल्व हो गया कि कौन सा होगा, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा. लेकिन हमें एक कंपाउंड का नाम दिया था सोडियम कार्बोनेट. तो अगर कुछ ऐसा हो तो क्या करना चाहिए कि हमें जनरल इन्फो तो पता है, तो हमने आंसर तो बता दिया कि भाई ये होगा आंसर, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. लेकिन हमें और भी नॉलेज होना चाहिए. अगर ये क्वेश्चन घुमा फिरा के 2 मार्कर में पूछ लिया जाए
तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना है। और मैंने आपसे कहा था कि हम साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ते जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये कि सोडियम और कार्बोनेट से मिलकर एक सॉल्ट बना है, सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें सॉल्ट को ब्रेक करना है इनटू आयंस। जब हमने सॉल्ट को ब्रेक किया तो कौन कौन से आयन मिले हमें? सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन। अब आपके पास आयन्स है, आपको बेस और एसिड आइडेंटिफाई करना है। तो CO3 2 माइनस है, 2 माइनस मतलब 2H अगर लगा दें हम तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। H2CO3 कार्बोनिक एसिड और Na प्लस है, अगर एक OH माइनस आयन इससे ऐड कर दिया जाए तो ये कौन सा बेस बन जाएगा? NaOH। अब हमें पता है कि NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, वीक मिनरल एसिड। हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था कि कार्बोनिक एसिड इकलौता ऐसा मिनरल एसिड है जो कि वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये जो सॉल्ट है वो किससे मिलकर बना होगा? एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और एक वीक एसिड कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। अब हमारे पास पूरी इन्फो है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। जल्दी से आंसर टिक करना है। कॉन्सेप्ट भी समझ लिया हमने और आंसर भी पता कर लिया, है ना। तो है ना इजी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप बहुत जल्दी आंसर्स बता सकते हो, है ना। तो हमें क्वेश्चन में ही बोला था कि बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट से ही समझ जाना था कि आंसर क्या होगा। बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है? विद द रिएक्शन ऑफ अ वीक एसिड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। जब एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? बेसिक सॉल्ट, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विथ वाटर एंड अलाउड टू सेटल। द क्लियर सुपरनेटेंट सोल्यूशन टर्न्स द pH पेपर yellowish orange. Which of the following would change the color of the pH paper to greenish blue? अब यहाँ पे pH पेपर की बात हुई है, ठीक है। तो pH पेपर जब हम बात करते हैं तो pH पेपर की अगर वैल्यूज कलर्स देखें तो फॉर रेड 0 pH के लिए रेड कलर होता है, उसके बाद ऑरेंज येलो होते होते ग्रीन में वो होता है न्यूट्रल, दैट इज 7, और उसके बाद डिक्रीज होके विथ वेरिएशन ऑफ ब्लू लास्ट होता है पर्पल। तो 17 pH के लिए होता है पर्पल। अब यहाँ पे बीच में आता है आपका येलो और यहाँ पे आता है ब्लू, ठीक है। अब हमसे बोला है कि पहले क्या था? येलोइश ऑरेंज, मतलब pH कौन से रेंज में था? एसिडिक रेंज में, बिटवीन 0 and 7, और हमें करना है उसे ग्रीनिश ब्लू। ग्रीनिश ब्लू मतलब हमें उसे बेसिक रेंज में लाना है। बेसिक रेंज में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें कोई बेस ऐड करना पड़ेगा। ग्रीनिश ब्लू करना है मतलब हमें उसका pH बिटवीन 7 to 14 करना है, ठीक है। 7 to 14 मतलब एक बेसिक सोल्यूशन बनाना है। बेसिक सोल्यूशन बनाने के लिए हमें उसमें कोई बेस ऐड करना पड़ेगा। अब वो बेस कहाँ से ऐड कर सकते हैं हम? तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हमें उसमें से सिर्फ एक बेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है लेमन जूस। तो हम यहाँ पे कौन सी मेथड अपना रहे हैं? हम यहाँ पे अपना रहे हैं अपनी एलिमिनेशन मेथड कि कौन से आंसर्स नहीं हो सकते। अब जो आंसर्स नहीं हो सकते वो अलग हो जाएंगे तो हमें करेक्ट आंसर ऐसे ही पता चल जाएगा। तो लेमन जूस तो ऑलरेडी एक एसिड है, हमें एक बेस चाहिए, तो लेमन जूस तो आंसर नहीं हो सकता। विनेगर एसिटिक एसिड, तो वो भी आंसर नहीं हो सकता। कॉमन सॉल्ट इज न्यूट्रल, तो बेस तो नहीं है, तो इससे ग्रीनिश ब्लू तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं आंसर। हमारे पास लास्ट में बचा एक एंट एसिड। अब हमें पता है कि एंट एसिड क्या होता है? बेस। बेस होता है एंट एसिड। एंट एसिड किसके लिए यूज किया जाता है? टू क्योर एसिडिटी। अब एसिडिटी इज अ प्रॉब्लम विच इज क्रिएटेड ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिड, है ना। तो उसे क्योर करने के लिए हम एक एंट एसिड का यूज करते हैं विच इज अ बेस, ठीक है। एंट एसिड एक बेस होता है, तो अब हमें पता है कि अगर हम एंट एसिड ऐड करेंगे तो हमारा जो pH है वो क्या हो जाएगा? pH पेपर का कलर ग्रीनिश ब्लू हो सकता है ना। तो इजी क्वेश्चंस थे, बस आपको टैकल करते आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि एलिमिनेशन मेथड while solving the MCQs, elimination method is assumed to be the best method, क्योंकि
अगर आप सही आंसर तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप गलत आंसर्स को अलग कर दो। गलत आंसर्स को अलग करते जाओगे तो सही आंसर तक आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे, और एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, तो अब 4 में से अगर आपने 2 भी अलग कर दिए तो आपको सिर्फ 2 में से चूज करना है। दैट इज क्वाइट इजी, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड व्हाइल सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ लेट अस सी आवर थर्ड क्वेश्चन। A teacher gave 2 test tubes to the student, one containing water and the other containing sodium hydroxide. She asked them to identify the test tube containing sodium hydroxide solution. Which one of the following can be used for the identification? तो हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को आइडेंटिफाई करना है। अब एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। तो हुआ क्या, एक टीचर ने 2 बच्चों को टेस्ट ट्यूब्स दिए। एक टेस्ट ट्यूब में था वाटर, दूसरे टेस्ट ट्यूब में था सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब उसने बताया नहीं कि कौन से टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन से टेस्ट ट्यूब में है। कुछ हमें चीज़ें दी हुई हैं जिनका यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब ऑप्शंस अगर हम देखें तो हमारे पास लिटमस की बात की हुई है। लिटमस किसके लिए यूज होता है? ब्लू लिटमस रेड होता है इन केस ऑफ एसिड एंड रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन केस ऑफ बेस। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो उसको हमें अगर आइडेंटिफाई करना है तो वी विल रिक्वायर रेड लिटमस, क्योंकि बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो हमें अब आंसर पता है कि कौन सी चीज लगेगी हमें, रेड लिटमस पेपर या रेड लिटमस सोल्यूशन, जिसको हम बेस में डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के टेस्ट ट्यूब में। जिस भी टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड लिटमस ब्लू, है ना। तो इजी आंसर इज रेड लिटमस। नाउ लेट अस सी आवर थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and a base? तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि एसिड और बेस के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। पहला स्टेटमेंट कह रहा है हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो पीएच की जब हमने कल बात की थी तो हमने बोला था कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो लो पीएच होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हाई पीएच होगा, ठीक है। और इफ वी हैव वीक एसिड है तो उसका पीएच क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, H+ आयन कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो पीएच कम होता जाएगा। और अगर OH- आयन कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो पीएच बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, बिल्कुल गलत, क्योंकि हायर द पीएच वीकर द एसिड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है हायर द पीएच वीकर द एसिड, तो ऑब्वियसली हायर द पीएच वीकर द एसिड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। नो, वी नो कि अगर पीएच कम है तो बेसिसिटी कम होगी, बेस वीक होगा, है ना। तो लोअर द पीएच वीकर द बेस, फॉर हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, है ना, स्ट्रॉन्गर द बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर जब हमें बतानी हो तो कैसे होगा कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ज्यादा पीएच होगा, और अगर बेस वीक है तो पीएच कम होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है कि लोअर द पीएच वीकर द बेस, तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब हमें पता है कि हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड एंड फोर्थ। तो अब देखो ऑप्शंस में सेकेंड एंड फोर्थ कौन से ऑप्शंस में आ रहा है,
इट इज डी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी है, अगर आपने पीएच बहुत अच्छे से समझ लिया कि पीएच में वेरिएशन कैसे आएगा तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आप आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस कौन सी थी हमारी? द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो रहा था, तो एक्चुअली वी वर सेइंग कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन मीन्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बोला है, तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन की तरफ देखेंगे और यहाँ पे हमें एक्चुअली वेरिएशन किस में दिख रहा है? सिंबल्स में, जो स्टेट है ना। तो अगर NaCl में यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे भी लिक्विड है, तो A और B तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या लेना है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो A और B तो पूरे तरह से कट हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन हमारे पास बचता है, अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। इनमें एक्वस सोल्यूशन की बात की है। अब क्या बन रहा है? NaCl इज रिएक्टिंग विथ H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है, एंड इट गिव्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस होती हैं। अब हमें थर्ड ऑप्शन में एक्वस सोल्यूशन बोला है इनका, तो इज इट पॉसिबल कि एक्वस सोल्यूशन होगा? नहीं, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। बचा हमारे पास लास्ट ऑप्शन डी, और उससे आप गौर से देखो तो उसमें सारी स्टेट सही लिखी हुई हैं। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, एकदम परफेक्टली इक्वेशन लिखी हुई है। तो NaCl का aqueous solution is reacting with water to give aqueous solution of sodium hydroxide and evolution of chlorine and hydrogen gas, है ना। था इजी कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे हमने कौन सी मेथड अपनाई? एलिमिनेशन मेथड, मतलब हमने गलत आंसर पहले अलग किए तो सही आंसर हमें डायरेक्टली पता चल गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द pH ऑफ 3 सॉल्यूशंस X, Y and Z is 6, 4 and 8 respectively. Which of the following is the correct order of acidic strength? हमें कुछ सॉल्यूशंस का pH दिया हुआ है और हमें एसिडिक स्ट्रेंथ में उन्हें वो करना है। तो हमें पता है कि सबसे कम pH जिसका होगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा, ठीक है। और जिसका सबसे ज्यादा pH मतलब वो सबसे वीक एसिड। तो अब देख लो, अब 6, 4 और 8 मतलब X, Y, Z ये दी हुई है। हमें पता है कि सबसे कम pH किसका है? Y का, उसके बाद किसका है? X का, और उसके बाद है Z का। तो जिसका सबसे कम pH सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसी की होगी, तो Y सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद X एंड देन Z। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर C, है ना। तो ऑप्शन C इज आवर करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ Y सॉल्यूशन की होगी, उसके बाद X एंड देन Z। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। When the solution of an acid is diluted, what will be the change in pH of the solution? हमें बोला है कि जब aqueous solution acid का dilute किया जाता है तो pH में क्या चेंज आता है? तो pH कैसे चेंज होता है? pH is directly proportional, inversely proportional to the H+ ion concentration। मतलब pH से हम क्या बताते हैं? नंबर ऑफ H+ आयन, ठीक है। H+ आयन कंसेंट्रेशन हम बताते हैं। अब अगर मैं सोल्यूशन को डाइल्यूट करती हूँ तो नंबर ऑफ H+ आयन जितने पहले थे उतने ही रहेंगे। वाटर ऐड करने से नंबर ऑफ H+ आयन्स में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो जब H+ आयन्स में चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ H+ आयन्स पहले जितने थे उतने ही रहेंगे, तो फिर pH में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, है ना। तो pH विल रिमेन सेम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा?
फर्स्ट ऑप्शन, द pH ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स द सेम। ना pH कम होगा ना pH बढ़ेगा, pH हमारा सेम रहेगा। इफ आई एम एडिंग वाटर टू अ सोल्यूशन, इफ आई एम डाइल्यूटिंग एन एसिड और अ बेस, उससे pH में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि H प्लस आयन कंसेंट्रेशन या फिर इन केस ऑफ बेस OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। जितने H प्लस आयन्स पहले थे सोल्यूशन में उतने ही रहेंगे, पानी डालने से उनकी कंसेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए pH में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इजी क्वेश्चन था। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। तो जब हम टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ रहे थे, द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, तो हमें पता है कि एसिड दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड एंड द सेकेंड वन इज मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड नेचुरल सोर्स से मिलते हैं एंड इट इज अ वीक एसिड, और इनऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं ये मिनरल से मिलते हैं, इसीलिए हम इन्हें मिनरल एसिड बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हमने पढ़े थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे मिनरल एसिड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल देखें तो जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमें कुछ एसिड्स दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कि मिनरल एसिड कौन सा नहीं है। तो हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ मिनरल एसिड, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो अ मिनरल एसिड, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो अ मिनरल एसिड, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। द करेक्ट ऑप्शन इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? लेमन्स में, लेमन्स, ऑरेंजेस, इनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, मतलब ये नेचुरल सोर्सेज से मिल रहा है, सो इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड, ये मिनरल एसिड नहीं है। ठीक है, तो आर करेक्ट ऑप्शन इज सिट्रिक एसिड, बी ऑप्शन। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स टू गिव अ गैस which burns with a pop sound. The solution contains magnesium hydroxide, sodium carbonate, sodium chloride या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं और हमें बोला है कि इनमें से किस सॉल्यूशन में जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स डालेंगे तो एक गैस निकलेगी जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो ऐसी कौन सी गैस है विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जिसके पास अगर आप बर्निंग मैस्टिक या बर्निंग कैंडल लेकर जाओ तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, अब हमें पता है कि एसिड की जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है। हमें ये रिएक्शन बहुत अच्छे से पता है, हम लास्ट चैप्टर में भी इस रिएक्शन को बहुत बार देख चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं। तो जब किसी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब हमें मेटल दिया हुआ है जिंक, और इन ऑप्शंस में से आप देखो कौन सा एसिड है। तो दिस इज अ बेस, दिस इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट, दिस इज अ सॉल्ट, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही एसिड है यहाँ पे। तो HCl when reacts with zinc it gives ZnCl2 along with हाइड्रोजन गैस। तो किसके साथ रिएक्शन होगी जिंक ग्रेन्यूल्स की? तो एक गैस निकलेगी विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। राइट, क्लियर है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं, वी ऑलरेडी नो दिस कॉन्सेप्ट, बस उस टाइम पे ये क्लिक होने जरूरी हैं। तो जब आप सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया करो ताकि आपको बहुत अच्छे से आंसर करते बने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इनमें से कौन से सॉल्ट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है?
तो पहले तो जल्दी से हमारे पास कुछ सॉल्ट दिए हैं, इनका केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं। केमिकल फॉर्मूला लिख लेंगे तो हमें इजी होगा, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला के साथ साथ अगर आप मुझे केमिकल नेम भी बताओगे तो इट वुड बी रियली गुड। ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल किसे बोला जाता है? इट इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का ब्लू क्रिस्टल होता है, इसलिए उसे ब्लू विट्रॉल बोला जाता है। तो हमें पता है कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2O। तो इसके पास तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब दूसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। तो इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे। थर्ड इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3.10H2O। तो वॉशिंग सोडा के पास भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। एंड द लास्ट वन इज जिप्सम। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो CaSO4.2H2O। अब आपके पास सबके फॉर्मूलाज हैं, आप देख लो किसके पास नहीं है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ओनली एंड ओनली बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो इट विल बी आवर आंसर, ठीक है। इजी था। अब ये मैंने फॉर्मूलाज इसलिए लिखे ताकि आपको फॉर्मूलाज याद हों, क्योंकि फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ये ही नहीं बताओगे कि फॉर्मूला क्या है तो आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे बताओगे, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखने हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में नहीं है, किस में है। और साथ साथ इसमें आपका भी एक बेनिफिट है कि आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो जितने बार आप बेकिंग सोडा सुनो तुरंत उसका फॉर्मूला भी लिखो, जितने बार आप वॉशिंग सोडा सुनो उसका फॉर्मूला, उसका केमिकल नेम भी लिखो, क्योंकि अभी MCQs में तो आपसे ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, या कभी कभी पूछा भी जा सकता है, बट 5 मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं हमारे 3 मार्क्स और 5 मार्क क्वेश्चन, उनमें डायरेक्टली पूछा जा जाता है कि दिस इज अ कंपाउंड X, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी होती हैं आपको, एंड यू हैव टू राइट द केमिकल नेम। केमिकल नेम अगर प्रैक्टिस में नहीं होगा तो आप भूल जाओगे, इसीलिए केमिकल नेम्स बार बार जितने बार आप कॉमन नेम सुन रहे हो उसका केमिकल नेम भी रिवाइज करो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडिकेटर विच टर्न्स रेड इन एसिड सोल्यूशन आर। ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड सोल्यूशन में रेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि लिटमस, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड सोल्यूशन। अब जिस भी ऑप्शन में लिटमस दिख रहा है उससे रखो, बाकी सबको अलग कर दो। तो ये फिनोप्थिलीन वाला तो कट हो गया। अब हमें पता है कि टर्मरिक क्या करता है, बेसिक सोल्यूशन में रेड होता है, एसिड में कोई चेंज नहीं दिखाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिनोप्थिलीन भी बेसिक इंडिकेटर है, बेसिक सोल्यूशन में वो पिंक होता है, एसिड में कलरलेस रहता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास बचा सी ऑप्शन, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज इज एन एसिडिक इंडिकेटर, एसिड में वो कलर चेंज दिखाता है, तो मिथाइल ऑरेंज एसिड सोल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सोल्यूशन में येलो। तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। ओके, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। इजी था। इतने इजी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली मार्क कर सकते हो उन्हें, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट आर असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अब इस तरह के भी क्वेश्चंस आने हैं इस बार एमसीक्यूज में, कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग बेस्ड भी होंगे। तो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, इनमें कोई 2 सेंटेंस दिए होते हैं हमें, फर्स्ट इज असर्शन एंड सेकेंड इज रीजन, ठीक है। असर्शन और रीजन 2 सेंटेंस दिए होते हैं और हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। फर्स्ट इज बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। मतलब
असर्शन और रीजन दोनों सही दिए हैं, दोनों सेंटेंस सही दिए हैं, और आर जो है रीजन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा ऑप्शन होता है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब असर्शन ट्रू है, आर रीजन फॉल्स। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब असर्शन फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन दिया है कि द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। हमें पता है कि एक्वस सोल्यूशन जो होता है ग्लूकोज और एल्कोहल का, वो एसिडिक सोल्यूशन नहीं, एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाता है। अब एसिडिक कैरेक्टर, ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आया, क्योंकि हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है C6H12O6 और एल्कोहल का फॉर्मूला पता है हमें से CH3 एंड OH, ठीक है। तो इसमें भी H है, इसमें भी H है, बट इट इज नॉट शोइंग एनी एसिडिक कैरेक्टर। तो इसलिए ये आंसर तो सही है, क्योंकि ये फ्री हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो ये निकल नहीं सकते। रीजन दिया है हमें कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट गिव H+ आयन। तो असर्शन हमें बोल रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, और रीजन हमें बता रहा है कि क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि ये H+ आयन नहीं देते हैं एक्वस सोल्यूशन। तो ये मेरे ख्याल से तो असर्शन जो है वो कंप्लीटली असर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है रीजन। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, है ना। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Assertion is HCl gas does not change the color of dry blue litmus paper। हमें बोला है कि HCl गैस जो है वो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती है, विच इज ट्रू। HCl गैस जब तक वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, तो H+ और Cl- आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। अब H+ और Cl- आयंस में ब्रेक नहीं होंगे तो गैस विच इज ड्राई ऑब्वियसली विल नॉट रिएक्ट विथ ड्राई लिटमस पेपर। H+ आयंस ही नहीं होंगे तो वो कोई चेंज ही नहीं शो करेगी। सेकेंड, द रीजन इज द HCl gas dissolves in the water present in wet litmus paper to form H+ आयन। क्या बोला है कि HCl गैस जो वेट लिटमस पेपर पे वाटर प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करके H+ आयन देती है। तो ये जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि असर्शन क्या बोल रहा है। असर्शन बोल रहा है कि ड्राई लिटमस पेपर से रिएक्ट नहीं करती, और रीजन बोल रहा है कि वेट लिटमस पेपर में जो वाटर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके H+ आयन देती है, इसीलिए वेट लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है बट ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीक एसिड्स हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द रीजन इज strong acid and weak bases have equal concentration of hydrogen ion in their solution। तो हमें पता है कि weak acids have low electrical conductivity is obviously true, क्योंकि weak acid है तो वो कम ions में dissociate होंगे, completely ionized नहीं होगी। अब अगर completely ionized नहीं होगी तो electrical conductivity दिखाने के chances कम है, तो इसीलिए उनकी low electrical conductivity होती है। weak acids have लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब रीजन बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हैव इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज होते हैं तो इसीलिए उनमें H+ आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। वीक एसिड कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है वीक एसिड का, तो इसीलिए H+ आयन कंसेंट्रेशन कम होता है ना। तो इसीलिए असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी,
A is true but R is false. Next question is pure water is neither acidic nor basic, which is true. प्योर वाटर का pH क्या होता है 7, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है. प्योर वाटर इज न्यूट्रल. Second is the pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions in it. हमें pH बताया है कि किसी भी solution का pH क्या होता है, it is inversely proportional to the hydrogen ion concentration, which is true. लेकिन दोनों सेंटेंस सही हैं, लेकिन क्या A और B आपस में रिलेट कर रहे हैं, मतलब assertion और reason आपस में रिलेट कर रहे हैं? नहीं. देखो फर्स्ट सेंटेंस में हमें प्योर वाटर की बात की है कि इट इज न्यूट्रल इन नेचर, और सेकेंड सेंटेंस जो हमारा रीजन है उसमें पीएच की बात हुई है, पीएच ऑफ द सोल्यूशन की. पीएच की डेफिनेशन बोलूं मैं अगर, तो डेफिनेशन की बात हुई है कि पीएच होता क्या है. अब ए और बी, ए और आर, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, बट दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है. तो इस केस में हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. मतलब R A को explain नहीं कर रहा है. ठीक है. Next is during electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride, hydrogen is produced at anode and chlorine gas is produced at cathode. तो कल जब मैंने ये रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, दिस इज अ सेंटेंस ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस, है ना. जो क्लोर अल्कली रिएक्शन होती है हमारी, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें होता है डीकम्पोजिशन ऑफ, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. तो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन जब होता है सोडियम क्लोराइड का, तो मैंने बोला था कुछ चीजें याद रखने कि एनोड पे क्या बनती है, एनोड पे बनती है क्लोरीन गैस, ठीक है, और कैथोड पे बनती है हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो अब यहां पे अगर सेंटेंस आप रीड करो तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड एंड क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड. बिल्कुल उल्टा बोल रहा है. हाइड्रोजन तो कैथोड पे बनती है और एनोड पे क्लोरीन गैस बनती है ना. तो फर्स्ट इज असर्शन इज फॉल्स. रीजन बोल रहा है कि आयन गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, मतलब आयंस जो हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड में से अट्रैक्ट होते हैं. तो हमें पता है कि क्लोरीन के पास नेगेटिव आयंस हैं, तो वो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ. एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है. अब क्लोरीन के पास Cl माइनस आयंस होते हैं और हाइड्रोजन के पास H प्लस आयन से मिलकर बनी होती है. तो हाइड्रोजन कैथोड से अट्रैक्ट होगी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से, और क्लोरीन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होगी. तो इसलिए याद रखना कि आयंस ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स. तो अब हमें पता है कि असर्शन फॉल्स है बट द रीजन इज ट्रू. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी. ठीक है. देखो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो कैथोड की तरफ जाती है और क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ. और हमारा जो NaOH है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज प्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स कैथोड, मतलब उसका प्रिपरेशन किसकी तरफ होता है, कैथोड की तरफ. तो ये कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं ताकि कभी भी अगर ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे वो बनना चाहिए. ठीक है. अब यहाँ हमने मेरे ख्याल से इस चैप्टर से जितने भी प्रोबेबल MCQs थे वो सारे सॉल्व कर लिए हैं, और भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको इन योर DPP दे दूंगी, प्रैक्टिस शीट में दे दूंगी, ताकि आप और MCQs सॉल्व करो और आपकी प्रैक्टिस होती रहे. ठीक है. So that's all for today. Thank you so much all of you, and do like, share and subscribe. You can follow us on Facebook, Instagram, Twitter,
and this is our contact information. You can download the Pradis Education app from Play Store and iOS. Thank you so much.